तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपके लिए परीक्षा वाणी का अगला चैप्टर है और आप लोग चैप्टर निकाल लेना, चैप्टर नंबर 4, जिसके अंदर आपको उत्तराखंड भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाएं उसने दी हुई हैं। ठीक है, क्योंकि परीक्षा वाणी मैंने आपको मतलब जिला सीरीज के अंदर या कहीं उत्तराखंड के कोई इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज है उनके अंदर भी मैंने आपको परीक्षा वाणी से संबंधित फैक्ट बताए हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल से न पढ़ा के अपने पास बुक रखना मैं हमेशा से कहता हूँ और उसी के साथ हम लोग परीक्षा वाणी तैयार करेंगे। ठीक है, अब आपकी क्योंकि एग्जाम है 3 क्लासेस तो मैं परीक्षा वाणी की दूंगा ये, उसके बाद देखता हूँ कितना टाइम बचता है। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं दे पाया तो अपने स्तर पे तैयार करना, लेकिन 5 के बाद तो दूंगा ही। बट कोशिश करूंगा कि अगर मैं 5 तक आपकी मतलब आपकी एग्जाम 4 से पहले परीक्षा वाणी को कंप्लीट करूँ, ये मेरा टारगेट रहेगा कि कर पाऊँ। अब देखता हूँ क्योंकि मेडिकल हिस्ट्री की भी इसमें 2-3 वीडियो आनी है और आपका कंप्यूटर की क्लासेस अभी चल ही रही हैं साथ में, तो अभी देखते हैं टाइम कितना हो पाता है। ठीक है, तो आप लोग चैप्टर निकाल लीजिए, उत्तराखंड भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाएं। ये जो चैप्टर है ये आपने करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला दिया है इसका अक्षांशी विस्तार। उत्तराखंड का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार होता है। ठीक है, सपोज अगर ये उत्तराखंड है, मैंने आपको हमेशा कहा है अक्षांश मतलब ये कितना, मतलब इसका जो साउथ पोर्शन से नॉर्थ पोर्शन तक जो है वो कितना उत्तराखंड फैला हुआ है यहाँ। ठीक है, ये अक्षांशी विस्तार, और जबकि जो एक खड़ी लाइनें होती है इसको बोला जाता है देशांतरी विस्तार। आपको एक ही चेक करना है, तो दोनों याद रखना कि अक्षांशी विस्तार 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक, जबकि इसका मतलब उत्तरी अक्षांश, जबकि इसका देशांतरी विस्तार है 77 से 81, 77 डिग्री 34 से 81 डिग्री 2 मिनट देशांतरी विस्तार। और दोनों जगह देखना कि पीछे क्या लिखा होगा। अक्षांश से लिखा होगा तो उत्तर लिखा होना चाहिए दोनों जगह, और देशांतर लिखा होगा तो पूर्वी देशांतर, मतलब उसके पीछे लिखा होगा। इसका ये मतलब हुआ क्योंकि भारत उत्तरी अक्षांश में है तो इसका उत्तराखंड भी उत्तर में हो गया, और भारत पूर्वी देशांतर में तो उत्तराखंड भी पूर्वी देशांतर में हो गया। एक पॉइंट ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ये दे रहा है कि इसमें कितने का विस्तार है, यानी गैप कितने का, वो तो आप कॉमन ही बता दोगे। जब अक्षांशी विस्तार लिखोगे दोनों के बीच का गैप देखना कितना है, 2 डिग्री 44 मिनट तक। ठीक है, 244 तक है। और जब इसका देशांतरी विस्तार देखोगे इसमें कितना है, 3 डिग्री 28 मिनट तक का। ये सिर्फ अक्षांशी और कहने का ये मतलब है आपको अक्षांशी और देशांतरी विस्तार पता होने चाहिए उत्तराखंड के। ठीक है, बाकी लंबाई कितनी है 358 और चौड़ाई कितनी है 320 किलोमीटर। 358 किलोमीटर इसकी लंबाई और 320 किलोमीटर इसकी चौड़ाई, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तराखंड का मैप देखोगे 358 किलोमीटर लंबा और 320 किलोमीटर चौड़ा है। बाकी क्षेत्रफल अब पूछता नहीं है, 53,483 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है, 53,483 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल, ये पूछता नहीं है क्वेश्चन। और भारत में ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 1.69, यानी इंडिया के टोटल एरिया के हिसाब से इसका क्षेत्रफल देखा जाएगा तो 1.69% है, ये आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही साथ इसका सबसे बड़ा जिला, हालांकि कहीं उत्तरकाशी वगैरह देता है, लेकिन यूके ट्रिपल सी जहां तक मैंने सुना है उत्तरकाशी मानता है और यूके पीएससी चमोली मानता है। वैसे इतना हल्का क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे कि अब की कौन सा जिला सर्वाधिक जो है क्षेत्रफल बड़ा है छोटा है। छोटा तो आपको पता ही चल जाएगा, चंपावत सबसे छोटा है, चमोली सबसे बड़ा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चमोली सबसे बड़ा, चंपावत सबसे छोटा। आप दोनों में कोई भी कर सकते हैं, चंपावत, चमोली या उत्तरकाशी, और रेफरेंस एक अच्छी बुक का देना अगर आपको ऑब्जेक्शन लगाना होगा तो। ठीक है, दोनों आएंगे तो चमोली की ओर जाना। तेलंगाना बनने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से अब देखो, पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य था वो छोड़िए, लेकिन अभी ये दे रहा है 19th है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर हट गया तो अब आपको देखना होगा कि पूरा, मैं हमेशा कहता हूँ तुरंत विकिपीडिया करना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों का क्रम देख लेना, उसमें उत्तराखंड देखना कहाँ पे पड़ता है, उसमें यूटी को मत इंक्लूड करना, सिर्फ राज्य वाले पोर्शन को देखना, तो आपका खुद ही बन जाएगा। ठीक है, राज्य के कुल क्षेत्रफल का ये कुछ नहीं पढ़ना है। अब देखिए इसकी सीमाएं हैं, यानी ये जैसे उत्तराखंड है, सपोज ये है, इसकी आपको टोटल सीमाएं देखनी है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहां कहां है। अब ये क्या कह रहा है कि बृहद हिमालय, टॉस नदी, शिवालिक श्रेणियां, तराई क्षेत्र, काली नदी, प्राकृतिक सीमा, यानी प्राकृतिक मतलब नेचुरली जो बाउंड्री बनाती है। अब हिमालय है वो किसी ने खड़ा तो किया नहीं, नेचुरल है। काली नदी खुद ही फ्लो हो रही है, हम तो उसको बहा नहीं रहे। या आपके टॉस नदी है, या इसके अलावा कौन सी चीज दे रहा है, तराई क्षेत्र, ये प्राकृतिक सीमा नेचुरल बाउंड्री बनाती है, वो सेपरेट करती है। जैसे काली नदी ने किससे सेपरेट होता है, नेपाल से सेपरेट होता है। टॉस नदी से कहां से सेपरेट होता है, हिमाचल से सेपरेट होता है। हिमालय से कहाँ होता है, तिब्बत के इलाके से सेपरेट होगा। तराई क्षेत्र से कहाँ होगा, ये यूपी का सितारगंज वगैरह, और इधर आपका ये मतलब यूपी का जो इलाका है सहारनपुर का, या आपका जो आप ले लीजिए काशीपुर के आगे के जो इलाके हैं तराई के क्षेत्र के अंदर आएंगे। तो ये बताना चाहता है। ठीक है, ये देख लेना एक बार। इसके अलावा देखिए
पूर्व में कौन है, नेपाल है, सब जानते हैं। पूर्व में नेपाल है, चीन है, उत्तर में हिमाचल, इसके पश्चिम में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सीमा। यानी उत्तरी उत्तराखंड किसके साथ पॉलिटिकल बाउंड्री बनाता है, नेपाल के साथ बनाता है, इसके अलावा यूपी हिमाचल के साथ बनाता है, ये आप लोग देख लेना है, ठीक है। राज्य की पूर्वी और उत्तरी सीमा अंतरराष्ट्रीय है, क्योंकि पूर्वी सीमा का मतलब जो ईस्टर्न पोर्शन है, यहाँ से कौन लगा है, नेपाल लगा है। नॉर्दर्न पोर्शन में चाइना और तिब्बत का इलाका, ये बताना जा रहा है कि पूर्वी सीमा मतलब नेपाल से और उत्तरी सीमा किससे लगी, चाइना तिब्बत से लगी। इतना हल्का क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है आपसे, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य में जो अपने मतलब ये 1962 से पूर्व जो व्यापार होता था, यानी आपका राज्य की सौका, जोहारी, जाड़ आदि जनजातियां तिब्बत से हूणिया व्यापार करती थी। ये आप लोग को ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ उसके बाद से व्यापार बंद हो गया था, लेकिन 1962 से पहले तिब्बत के साथ जो सौका, हूणिया ये व्यापार होता था, ये देख लेना कब से बंद हुआ, 1962 से, ठीक है, क्योंकि युद्ध हो गया था। एक पॉइंट ये देख लेना। इसके अलावा देखिए दक्षिणी भाग में स्थित मैदान भाबर का जो इलाका दिया है इसने, देहरादून में तिमली, हरिद्वार, कोडा, ये कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए इसके अगला पॉइंट, राज्य के 3 जिले पिथौरागढ़, चंपा, उधमसिंह नगर नेपाल से, यानी नेपाल से लगने वाले जिलों के नाम पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। इसके अलावा देख रहे हैं आपको 5 जिले जो कि यूपी से लगने वाले 5 जिलों के नाम पता होने चाहिए, सब पढ़ा रखे हैं। नेपाल से 3, यूपी से 5, ठीक। इसके अलावा आपका कौन सा है, हिमाचल से कौन कौन से 3 लगते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि कौन सा यूपी को टच करता है, कौन सा नेपाल को नहीं करता है, कौन सा हिमाचल को नहीं करता है, तो आपको ये पॉइंट पता होने चाहिए, ठीक है। ये मैंने सब पढ़ाया था। जैसे नेपाल कौन से, पिथौरागढ़, चंपा, उधमसिंह नगर को नेपाल छूता है, उधमसिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून को यूपी टच करता है, जबकि उत्तरकाशी और देहरादून का इलाका किसको टच करता है, हिमाचल प्रदेश से। 3 जिले उत्तर मतलब ये 2 जिले उत्तरकाशी, देहरादून हिमाचल प्रदेश से, 3 जिले उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ चीन से। ये हिमाचल से 2 हैं, ठीक है, हिमाचल से 2 हैं और चाइना से 3 हैं। तो आपको ये 3 सबके सब पता होने चाहिए। हिमाचल से 2 कौन से हैं, चाइना से 3 कौन से हैं, यूपी से 5 कौन से हैं, नेपाल से 3 कौन से हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि ये टच करने वाले जिले कौन कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो राज्य में सबसे उत्तरी व दक्षिणी जिले, यानी सबसे नॉर्दर्न पोर्शन पे जो पड़ता है वो उत्तरकाशी पड़ता है, जबकि साउथ ईस्ट पोर्शन पे यूएस नगर पड़ता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उत्तराखंड का कौन सा जिला सबसे उत्तरी है, कौन सा दक्षिणी है, ये पता चल जाएगा अक्षांशीय विस्तार से। पौड़ी जिले की सीमाएं सबसे ज्यादा जिलों को छूती है, 7 जिले। ये पौड़ी की सीमा को छूने वाला जिला कौन सा है, कौन सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। या सर्वाधिक जिलों को छूने वाला जिला कौन सा है, पौड़ी है, जो कि 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। एक क्वेश्चन आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा चमोली, अल्मोड़ा दूसरे में आते हैं। चमोली और अल्मोड़ा 6 जिलों को, इनके अगर नहीं भी पढ़ोगे जिला सीरीज के अंदर आपको सब पता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पौड़ी देख जाना। इसके अलावा राज्य के कितने ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य देश से नहीं लगे हुए हैं, 4 जिले जिसको आंतरिक जिले बोले जाते हैं, यानी कंप्लीटली टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। यानी टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा ये ऐसे जिले हैं कंप्लीटली आंतरिक जिले, यानी इनमें से कौन सा आंतरिक है या नहीं ऐसे पूछेगा। इसका ये मतलब हुए किसी अन्य स्टेट से नहीं लगे, ना कि यूपी, हिमाचल या किसी अन्य देश, नेपाल, चाइना, इनको नहीं टच करते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा आंतरिक जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। अब देखो सर्वाधिक लंबे अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला नेपाल के साथ जो है पिथौरागढ़, यानी उत्तराखंड का कौन सा ऐसा जिला है जो इंटरनेशनल बाउंड्री सबसे बड़ी बनाता है, वो है पिथौरागढ़, जो कि नेपाल के साथ सबसे बड़ी क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। चीन से भी सर्वाधिक सीमा रेखा कौन लगाता है, पिथौरागढ़ ही लगाता है, यानी नेपाल और चाइना से बाउंड्री टच करता है, इसीलिए सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा शेयर करने वाला पिथौरागढ़ है, जो कि चीन और नेपाल को टच करता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब देखो हिमालयी राज्य की अवधारणा दी है। अब इसकी किताब अंदर जो लिखे हैं पॉइंट पढ़ते रहना। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो ये क्रम है हिमालयी राज्यों के, कौन सा राज्य कब बनाई, जीएस के अंदर आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे नागालैंड कब बना, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम कब अस्तित्व में आया, सिक्किम कब अस्तित्व में आया, असम कब अस्तित्व में आया, जम्मू कश्मीर कब अस्तित्व में आया, उत्तराखंड कब अस्तित्व में आया। तो आपको इसका क्वेश्चन जीएस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रखना है। हिमालयी राज्यों में 11वां नाम है, लेकिन इन राज्यों के बनने का क्रम मैंने पॉलिटी में भी आपको एक बार बताया था। तो आपको देखो असम का 1947 तक, जम्मू कश्मीर असम पहले से था, नागालैंड 63, हिमाचल प्रदेश 71, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 72 और सिक्किम 75, अरुणाचल और मिजोरम, अरुणाचल 87, मिजोरम को हिमालयी राज्य का दर्जा दिया गया। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ये जीएस के अंदर पूछता है। इन हिमालयी राज्यों के बनने का मतलब जो क्रम है, ये आपको इसका ईयर ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब आता है भौगोलिक विभाजन। उत्तराखंड जैसे आपका है, सपोज ये उत्तराखंड है,
सपोज ये उत्तराखंड है, ठीक है। इसको 8 भागों में विभाजित किया है मैंने, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज में आपको पहले बढ़ा दिया है। उत्तराखंड को 8 भौगोलिक भागों में क्या किया गया, विभाजित किया गया है। सबसे जो इधर का पोर्शन है गंगा का मैदान कहलाता है, ये ध्यान रखना कौन कौन से भौगोलिक विभाजन है, ठीक है। उसके थोड़ा जस्ट ऊपर तराई का क्षेत्र कहलाता है, और उसके ऊपर आपका आएगा कौन सा, भाबर का क्षेत्र एक पट्टी, उसके ऊपर शिवालिक क्षेत्र, उसके बाद लघु हिमालय का क्षेत्र, मध्य हिमालय का क्षेत्र, उसके बाद बृहद हिमालय, जो भी कहते हो आप लोग। यानी आपको टोटल मिला के 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया, ये ध्यान रखना है। जिसमें से गंगा का मैदानी क्षेत्र आपको पता है कि कौन, पढ़ लेना किताब में, अंदर से क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है कि आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया, 8 क्षेत्रों में। कौन कौन से उसका नाम देख लेना, गंगा के मैदानी क्षेत्र के बारे में देख लेना, और इसके अंदर 2 शब्द मिलेंगे आपको, खादर और बांगर, ठीक है। खादर और बांगर क्या होता है, सब पढ़ा रखा है आपको अगर ध्यान होगा तो। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी, सब पढ़ा रखा था, ध्यान होगा 2-3 बार पढ़ा दिया, जो मिट्टी के अंदर भी पढ़ाया था, और ये भौगोलिक विभाजन इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज में भी पढ़ाया था। खादर और बांगर क्या होता है ये पता चल जाएगा, ठीक है। तराई क्षेत्र इसके बाद आता है, जो कि 20 से 30 किमी क्या होता है अपने आप में, 20 से 30 किमी तक का क्षेत्र होता है, जो कि तराई का क्षेत्र है, इस प्रकार से फैला है, ठीक है। यानी इनकी चौड़ाई जो होगी ये पट्टी टाइप की होगी, 20 से 30 किलोमीटर तक की होगी, ये आपको देखना है। और इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है, यहाँ पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, यानी अपने आप में आर्टिशियन वॉल्स पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पाताल तोड़ कुएं कहां पाए जाते हैं, तराई क्षेत्र में। पाताल तोड़ कुएं यहाँ पे लिखा भी है, देखो ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तराई क्षेत्र में। यानी आप जस्ट थोड़ा सा गड्ढा खोदोगे पानी निकल जाएगा, ये इसका ही मतलब है, ठीक है। पाताल तोड़ कुएं किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तराई क्षेत्र में, ये याद रखना। तराई क्षेत्र की लगभग चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर है, ये आपको पता चल जाएगा। बाकी कौन कौन से इलाके पड़ते हैं, कॉमन सेंस है, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, खटीमा, किच्छा, ये सब इलाके जो हैं तराई क्षेत्र के अंदर आते हैं। बाकी इसके अलावा अंदर जो है कहानी टाइप की पढ़ना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है भावर क्षेत्र, जो कि 10 से 12 किलोमीटर के है चौड़ा है, 10 से 12 किमी चौड़ा भावर क्षेत्र अपने आप में आता है, भावर क्षेत्र, ठीक है। तराई के बाद कौन सा आएगा, भावर क्षेत्र आएगा। और यहाँ पे क्या है, उबड़ खाबड़, मतलब उबड़ खाबड़ मिट्टी, कंकड़, पत्थर, मोटे बालू युक्त हैं। इससे ये क्वेश्चन याद रखना, जब मैदानों में नदी प्रवेश करती है तो भावर क्षेत्र में लुप्त हो जाती है। जैसे पहाड़ों से नदी आई, इस प्रकार से आई, और इस प्रकार से पहाड़ के महल के ढाल कम हुई और सीधे मैदान आने लगे, तो पहले भावर क्षेत्र आएगा। जो पत्थर वत्थर नदी बहा के लाई है वो क्या करने लग जाएंगे, अब बहने के लिए डाउन नहीं मिलेगा, समतल आएगा तो रुकने लग जाएंगे, तो नदी इनके अंदर से होके बहती है। अब अंदर से होके बहेगी तो ये पत्थर अत्थर यहीं रुक गए, तो जैसे ही ये पत्थर स्टॉप हो गए, नदी अब आगे जाते रहेगी, बहते रहेगी, तो तराई क्षेत्र आएगा। तराई क्षेत्र में तभी तो पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, भावर क्षेत्र में नदी लुप्त हो जाती है, ठीक है। नदी, बहुत सी नदियां क्या हो जाती हैं, यहाँ लुप्त हो जाती हैं, और जैसे ही तराई क्षेत्र में पहुंचेंगे फिर क्या आ जाती हैं, ऊपर आ जाती है, क्योंकि पत्थर वत्थर पीछे छोड़ के आ जाते हैं। तो भावर क्षेत्र इसी को बोला जाता है, और कंकड़ वंकड़ वाला उबड़ खाबड़ क्षेत्र भावर क्षेत्र कहला जाता है, ठीक। अब देखो इसके बाद आता है शिवालिक क्षेत्र। इसके ऊपर का रेंज है शिवालिक क्षेत्र। आपको ये याद रखना है उत्तराखंड में कौन कौन सा इलाका शिवालिक क्षेत्र का है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद भी क्या कहलाता है, यानी बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद मतलब उसका पैर, उसका फुट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हिमालय की श्रेणियां बताई थी, ऊपर बताया था मैंने कहीं बृहद हिमालय या बाह्य हिमालय जो भी बताया होगा, मध्य या लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय ऐसे बताया था ना। तो ये इसके बाद का जो इलाका है ये है शिवालिक हिमालय, ठीक है। 3rd नंबर पे ध्यान रखना। अब आपको उत्तराखंड में कौन कौन से इलाके शिवालिक के हैं ये पता होने चाहिए, और इसमें कितने जिले लिखे हैं, इसमें 7 जिले। अब ये कितने जिले हैं शिवालिक में, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। दक्षिण, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, गढ़वाल, ये सब शिवालिक के हैं। शिवालिक में याद रखना 10 से 20 किलोमीटर तक की इनकी चौड़ाई है, और कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर तक, ये कुछ नहीं पूछता। ऊंचाई याद रखना, क्योंकि हिमालय को जो बांटा गया है अलग अलग ऊंचाई के क्रम में बांटा गया है, यानी हिमालय पर्वत की जो श्रेणियां हैं इनको ऊंचाई के आधार पर कैटेगराइज किया गया है। जैसे शिवालिक हिमालय की कम ऊंचाई होगी, उसके ऊपर वाली हिमालय की ज्यादा होगी, उससे ऊपर की हिमालय की ज्यादा होगी। तो शिवालिक हिमालय की ऊंचाई याद रखना हमेशा। ये शिवालिक हिमालय की ऊंचाई लगभग कितनी है आपका, 700 से 1200 मीटर, यानी 700 से समुद्र तल से 700 से 1200 मीटर तक की ऊंचाई वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, शिवालिक क्षेत्र कहलाता है हिमालय का, ठीक है। शिवालिक क्षेत्र कहलाता है। कई बार मैं आपको पढ़ा चुका इन चीजों को, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज के अंदर भी देखना, और इसकी चौड़ाई वगैरह इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें ये हिमालय का सबसे नवीन भाग है, ये पॉइंट याद रखना। कई बार क्वेश्चन आता है कि हिमालय का सबसे नवीन भाग कौन सा है, शिवालिक क्षेत्र है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें जीवाश्म वगैरह सब मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। बाकी इसके बारे में ऐसे ही हल्का फुल्का देखना, कौन से इलाके हैं, चौड़ाई कितनी, ऊंचाई कितनी है, और हिमालय का सबसे नवीन क्षेत्र है, बाकी कुछ नहीं। और प्रमुख नगर जो बसे हैं उत्तराखंड के जो शिवालिक हिमालय के आसपास के, वो ध्यान रखना।
अब लिखा है इसने उत्तराखंड का पामीर। आप जानते हैं उत्तराखंड का पामीर किसको बोला जाता है? दूधातोली को। और दूधातोली कितने जिलों में फैला है? 3। कौन कौन से हैं? चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल। इससे कितनी नदियों का उद्गम होता है? 5 नदी। कौन कौन सी है आप देख लेना। एक होगी पश्चिमी रामगंगा, अटागाड़, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार और वुनो नदी। इन 5 नदियों से का उद्गम स्थल क्या कहलाता है? उत्तराखंड का पामीर यानी दूधातोली कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर कई बार क्या होता है, गद्दी और गुज्जर पशु चराने आते हैं, यानी गद्दी और गुज्जर जो जनजाति है जाति है, ये पशु वगैरह चराने आते हैं। वीरचंद सिंह गढ़वाली को भी पसंद था ये वो, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। 12 जून को यहाँ पे उनकी याद में मेला लगता है, ये आपको याद रखना है। कोदिया बगड़ में वीरचंद सिंह गढ़वाली की याद में कब मेला लगता है? 12 जून को। या कोदिया बगड़ में किसकी याद में मेला लगता है? वीरचंद सिंह गढ़वाली को, ये ध्यान रखना है, ठीक है। गैरसैंण चमोली इसी क्षेत्र में ब्रिटिश काल से यह क्षेत्र चांदपुर परगने में था। हाँ, कभी क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो उत्तराखंड का पामीर दूधातोली है, यानी दूधातोली ब्रिटिश के दौरान किस परगने का हिस्सा था? चांदपुर का था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट पॉइंट ध्यान रखना, जो दूधातोली का इलाका है ब्रिटिश समय में किस परगने या पट्टी के अंदर था? तो ये अपने आप में था किसके अंदर? चांदपुर के अंदर। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, ठीक है। और किन किन नदियों का उद्गम होता है ये याद रखना। अब देखिए बाकी इसने जो कहानी लिखी है ये अपना शिवालिक क्षेत्र में, आपको ये इसी तरीके से पढ़ जाना है। इसमें देख लेना कि कौन कौन से जिले, कौन कौन सा भाग इसके अंदर आता है, मौसम वगैरह सुहाना होता है, ठीक है। कौन कौन से वृक्ष आते हैं ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति और जंगल अधिक पाए जाते हैं। निचले भागों में शीशम, सेमल, आंवला, बांस, साल, सागौन आदि वृक्ष, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीशम, बुरासी। ये कौन कौन से वृक्ष शिवालिक क्षेत्र के अंदर आते हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये वृक्ष देख जाना, ठीक है। कौन कौन से वृक्ष शिवालिक क्षेत्र में आते हैं ध्यान से सुनना, वो चेक करके जाना पेपर होने से पहले। इसके अलावा देखिए खनिज की दृष्टि से भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। अब इतना नहीं पूछेगा खनिज, आपको ये मैंने बताया था डोलामाइट की जो चट्टान है ऋषिकेश, बाड़ाकोट, मंदारसू में डोलामाइट है। बालू, संगमरमर, जिप्सम, फास्फेट, ये सब टिहरी देहरादून के इलाके में खनिज में पढ़ा चुका हूं। इसके बाद का क्षेत्र आता है दूनिया द्वार, यानी इसके बाद जो होता है वो कौन सा क्षेत्र आता है? दूनिया द्वार, ठीक है। देहरादून, हरिद्वार ये सुना होगा आपने। ये दूनिया द्वार कई बार पूछता है कि क्या किन के बीच है? शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच पाई जाने वाली एक प्रकार की चौरस घाटियां, 37 घाटियां, एक प्रकार की घाटियां हैं। कई बार आता है कि दूनिया द्वार क्या है और किन के मध्य पाया जाता है, तो ध्यान रखना शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य ही पाया जाता है, ठीक है। किसके मध्य? शिवालिक प्लस मध्य या लघु हिमालय एक ही हुआ, ठीक है। मध्य हिमालय या लघु हिमालय के मध्य पाई जाने वाली चौरस घाटियों को क्या बोला जाता है? दूनिया द्वार कहा जाता है। बहुत बार पूछेगा शिवालिक के मध्य या हिमालय के बीच या लघु हिमालय के बीच, ठीक है। दूनिया द्वार बोला जाता है, इसको ध्यान रखना। घाटियां हैं, इसका एग्जाम्पल दिया है कोठारी, चौखम, पतली, कोटादून, देहरादून, ये सब चीजें इसके अंदर है, ठीक है। ये कितना इसकी ऊंचाई वगैरह होती है हल्का फुल्का देख लेना, किस हाइट तक के इलाके होते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं पूछना है। और कौन कौन सी नदियां बहती है ये वगैरह इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आसन और सुसवा टाइप की नदी यहाँ बहती है, इस टाइप की नहीं पूछता है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती हैं, ये भूस्खलन प्राय लघु या मध्य हिमालय, ऐसा कुछ नहीं पूछता। इसके बाद आता है लघु या मध्य हिमालय की श्रेणियां, यानी आप इससे अगर साउथ की नॉर्थ की ओर जाओगे तो आपको जो श्रेणियां मिलेंगी लघु या मध्य हिमालय की श्रेणियां मिलेंगी। सेम चीज इसकी भी हाइट। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज में ये उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पढ़ाया है, ध्यान से सुनना। उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पढ़ाया है, फिर सुनना उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज में पढ़ाया है। उसके अंदर सब देखना है आपको। लघु या मध्य हिमालय के अंदर कौन से क्षेत्र आते हैं ये देखना आपको। नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी का क्षेत्र आता है। और इसकी जो ऊंचाई है कितनी, 1200 से 4500 मीटर तक की ऊंचाई जो हिमालय की है उसको लघु या मध्य हिमालय के अंदर रखा जाता है। और कौन कौन से यहाँ प्रमुख मतलब वो है क्या अपने आप में पहाड़ियां, गगन डिब्बा, रीवा, मसूरी, झंडीदार, चाइना, मूसा का कोठा, लोकिया वगैरह, सुरकंडा, चंद्रवदनी, सब के सब लघु या मध्य हिमालय के हिस्से हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ जीवाश्म वगैरह नहीं पाए जाते, फॉसिल्स वगैरह नहीं होते यहाँ पे। और हिम का अंचल भी क्षेत्र को कहा जाता है। वलित एवं कायांचल चट्टानों से, भाई ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। अब देखो किस युग में था, कैसे था, इतना नहीं पूछना है। प्रमुख नदियां देख लेना, सरयू, पश्चिमी रामगंगा, लधिया, नयार और मंडर, ये छोटी मोटी नदियां। आप इसको अगर याद नहीं होगा तो ध्यान रखना कि इनका उद्गम कहां से होता है। उद्गम ऐसी जगह से होगा जो बड़े पर्वत नहीं होंगे। तो इस सब के सब लघु या मध्य हिमालय की क्या है, नदियां हैं। बाकी इसमें सब कहानी टाइप की है, पढ़ जाना एक बार। कहानी इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से नहीं है। इस चैप्टर को आप लोगों ने एक बार देखना है इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज के अंदर से, ठीक है, वो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। बाकी वृक्ष देखने पड़ेंगे। मैंने पहले भी कहा है हिमालय की किस श्रेणी में ये वृक्ष पाए जाते हैं, यानी प्रमुख वृक्ष कौन कौन से जो इस श्रेणी में पाए जाते हैं, ये आपको चेक करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। इस पर्वत श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। कुल्लू में थच, कश्मीर में गर्ग और सोनमर्ग, उत्तराखंड में बुग्याल एवं पैयार कहा जाता है। इन्हें पशुचारकों का स्वर्ग कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान से सुनना। देखिए
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। आपको ये पता होना चाहिए कि बुग्याल या पयार क्या होते हैं, या सोनमर्ग या थच या मर्ग क्या होते हैं। ये अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं जिसको उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं। इनके नाम याद रखना, इनको बुग्याल कहते हैं, घास के मैदान है। ये कहाँ क्या कहलाता है, ठीक है। अल्मोड़ा मक्का के लिए फेमस है, नीचे दिया है, इसलिए कहानी है, इसे कहानी ही की तरफ पढ़ना, बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है कि यहाँ पे से क्वेश्चन आएगा। हाँ, आपको इनकी ऊंचाई, ये इन हिमालयी क्षेत्र में उत्तराखंड का कौन कौन सा हिस्सा आता है और ये हिमालयी क्षेत्र प्रमुख रूप से किस चीज के लिए फेमस है, ये पॉइंट आपको यहाँ से देखने हैं, ठीक है। अगला उसके बाद आता है बृहद एवं उच्च हिमालयी क्षेत्र, जो कि अंदर ये बहुत ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियों वाले इलाके हैं। हाइट ही देख लीजिए 4500 से 7800 मीटर तक की यहाँ पे ऊंचाई है, 7817 मीटर तक की ऊंचाई है। चौड़ाई कम होगी 1530 किलोमीटर तक के, 15 से 30 किमी, ठीक है। अब यहाँ के प्रमुख पर्वत शिखर सबके सब, अब आपको याद रखना, बंदरपूछ कहाँ है, श्रीकंठ यमुनोत्री कहाँ है, गंगोत्री केदारनाथ चौखंबा पर्वत कहाँ है, कामेट गौड़ी माणा कहाँ है, नंदा देवी धूनागिरी त्रिशूल कहाँ है, पंचाचूली कहाँ है, कुटी संक्रांत कहाँ है। ये सब के सब महान हिमालय या बृहद हिमालय की क्या है, पर्वत श्रेणियां हैं, बृहद या उच्च हिमालयी क्षेत्र की। अब आपको यहाँ से क्या ध्यान रखना है, इन नीचे एक बॉक्स दिए है, उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत शिखर दिए हैं, किस जिले में है ये तो ध्यान देना ही देना है। चमोली के अलावा जो अदर डिस्ट्रिक्ट में वो ध्यान रखिए, बाकी समझ नहीं आएगा तो चमोली मार यानी, क्योंकि कुछ पिथौरागढ़, कुछ उत्तरकाशी और कुछ एक रुद्रप्रयाग में होंगे, बाकी सबके सब चमोली में होंगे। तो अदर याद करिए चमोली के अलावा, लेकिन पहले के 3 या 4 के आपको हाइट याद रखनी होगी, ठीक है। नंदा देवी पश्चिमी की हाइट 7817 मीटर है, जो कि उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है, लिखा है। कामेट उसके बाद सेकंड चोटी है जो कि चमोली में है, फिर 7756, तीसरा नंदा देवी पूर्व 7434 और चौथा माणा। मतलब आपको माणा तक के प्रथम 4 यानी फर्स्ट के 4 पर्वत शिखरों की क्या रखनी है, आपको हाइट भी याद रखनी है, ऊंचाई याद रखनी कितनी है और किस जिले में पाए जाते हैं, बाकी पढ़ते रहना, ठीक है। नीचे उसमें ये पढ़ने वाली चीज है, ज्यादा इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब देखिए इस क्षेत्र में विशाल हिमनद ग्लेशियर वगैरह सब पाए जाते हैं, आप सभी जानते हैं। तो उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर वगैरह इसने कहीं दिया होगा तो आप लोग उसको देखना है, ठीक है। यहाँ से नीचे ग्रीष्मकाल में ये होता है, शीतकाल में बर्फ पिघल जाती है, वो ऐसा वैसा कहानी पढ़ते रहना, ऐसा कुछ आता है नहीं। अब वही नीचे बुग्याल पयार अल्पाइन पाश्चर्य फूलों की घाटी का क्षेत्र सब यहीं पड़ता है, ऐसा इसने दिया हुआ है। यहाँ से कुछ भी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, सब के सब आपके क्या हैं। अब एक नीचे पॉइंट दिया देखो, बृहद हिमालय के मूल निवासी और कठोर परिश्रमी भोटिया लोग यहाँ की घाटियों में फावड़े और खुरपी के माध्यम से ग्रीष्मकालीन कृषि करते हैं। गर्मी के 4 महीने जौ मड़वा गेहूं आदि, क्योंकि भोटिया वगैरह जनजाति इन्हीं इलाकों में बेसिकली पाई जाती है। और इनके बारे में अच्छी बात है कि लास्ट में एक पॉइंट लिखा है, जाड़ मारछा व तोरछा आदि भोटिया। ये नहीं, ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जाड़ मारछा व तोरछा जो है किस जनजाति से संबंधित है, भोटिया जनजाति से संबंधित है। बाकी इसके बारे में फैक्ट ऐसे नहीं आते हैं, आप सिर्फ एक नजर देख लेना है इसको कि क्या क्या चीजें इसमें कह रहा है कहानी टाइप की। हालांकि आपको इसकी हाइट, इनकी प्रमुख हाइट किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यहाँ का फेमस चीज क्या है, यहाँ बहने वाली नदियां, प्रमुख पर्वत शिखरों के नाम आपको याद रखने होंगे, वो आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। लास्ट आता है ट्रांस हिमालयन क्षेत्र। उत्तराखंड में बहुत ज्यादा इसका विस्तार नहीं है, अंतिम क्षेत्र है। और ये मैंने जो टोटल बताया 8 भाग, ये आपका मैंने बताया साउथ से नॉर्थ की ओर, ठीक है। जैसे आपने गंगा का मैदान, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, मध्य लघु हिमालय, बृहद हिमालय, इस प्रकार से आपने देखा वहां ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसने देखना है, इसी प्रकार से आपको इसको कंप्लीट करना है। तो बाकी इसके अंदर ज्यादा नहीं आता है, ध्यान रखना। और इस चैप्टर को एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जरूर आप लोग कहां से देखेंगे, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज से। अब इसके बाद देता है प्रमुख दर्रे। दर्रों के नाम मैंने बहुत अच्छे से आपको जिला सीरीज में कराए हैं, आपको इसी तरीके से दर्रे याद रखने होंगे। पिथौरागढ़ और चमोली के बीच याद करने का तरीका देखो, पिथौरागढ़ व चमोली के बीच के दर्रे, इसके अलावा आपका चमोली व चीन के बीच के दर्रे, मतलब तिब्बत के बीच के दर्रे, ठीक है। उत्तरकाशी और आपका तिब्बत या चीन के दर्रे, इसके अलावा चमोली व उत्तरकाशी के बीच के दर्रे, इस प्रकार से। और चमोली व पिथौरागढ़ के बीच के दर्रे, और पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच के दर्रे, जैसे ट्रेल पास है पिथौरागढ़ बागेश्वर। तो इस प्रकार से पिथौरागढ़, चमोली, मतलब पिथौरागढ़ और चाइना या तिब्बत जो भी कहते हो आप लोग, चमोली और तिब्बत, उत्तरकाशी और तिब्बत, चमोली और उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, कौन कौन से दर्रे किसके बीच है, बहुत बार मैंने आपको कराया, दर्रे आपको पता भी होगा। अब आता है जलवायु। जलवायु की कंडीशन आपको देता है कि कौन किस प्रकार की जलवायु यहाँ है, ग्रीष्म ये वो। यहाँ पर एक नीचे पॉइंट दिया है देखो, ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में रूढ़ी और खरसाऊ कहते हैं। उत्तराखंड में जो ग्रीष्म ऋतु है उसको स्थानीय भाषा में रूढ़ी और खरसाऊ कहते हैं। वर्षा ऋतु को बसगाल व चौमासा कहते हैं, जबकि शीत ऋतु को स्युंद व शीतकाल नाम से जाना जाता है। ये स्थानीय नाम है, देख लेना, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रीष्म
ग्रीष्म ऋतु का समय क्या है सभी जगह पता है आपको, वर्षा ऋतु का समय क्या है सभी जगह पता है, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। अब आपको वर्षा वाले क्षेत्र देखने हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, कौन सा स्थान है जो है नरेंद्रनगर में 318 तक होती है, ये याद रखना। टिहरी के इलाके में बहुत कम वर्षा होती है 98 तक। तो अधिकतम वर्षा वाला जो यहाँ पे एक चार्ट बना रखा है इसने, सबसे कम वर्षा का क्षेत्र और सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र, ये आप लोग हल्का सा एक बार इसको हाईलाइट करके देख लेना है, ठीक है। शीत ऋतु का समय क्या है, कॉमन सेंस है, आपको पता है गर्मी कब लग रही है ठंडा कब लग रही है, तो पढ़ने वाली चीजें नहीं, पेपर में आती भी नहीं है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ऊंचाई के आधार पर जलवायु का विभाजन, एक पॉइंट है ये देख लेना, इसने ऊंचाई के आधार पर जलवायु का विभाजन दे रखा है, 6 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया उत्तराखंड को, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ऊंचाई के अनुसार, ऊंचाई ताप और वनस्पति के अनुसार राज्य को 6 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया, ध्यान रखना। ऊंचाई ताप और वनस्पति के अनुसार उत्तराखंड को 6 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया, एक पॉइंट याद रखना। उपोष्ण जलवायु सबसे पहले, उसके अलावा गर्म शीतोष्ण, उसके अलावा शीत शीतोष्ण, उसके अलावा अल्पाइन जलवायु, हिमानी जलवायु, शीत शुष्क जलवायु। इसमें क्या याद रखना है, लगभग ऊंचाई याद रखनी है, ठीक है। इनके नाम और इनकी हाइट जो होगी, कितनी हाइट तक के इलाके में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो ये याद रखना, आपको ये पता चल जाएगा। फिर लास्ट आता है हिमाच्छादित क्षेत्र की जलवायु। हिमाच्छादित जहां हिम रहती है, बर्फ रहती है, हमेशा बर्फ पड़ेगी, टेम्परेचर नीचे होगा, ग्लेशियर होंगे, ये कुछ नहीं पढ़ना है, कहानी के तौर पर एक बार देख जाना क्या क्या है, बाकी यहां से नहीं आता है, ठीक है। अगला क्या दे रहा है, प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाओं के बारे में क्या क्वेश्चन पूछेगा बताओ। प्राकृतिक आपदाएं जैसे जनरली आपसे क्या पूछता है, उत्तराखंड में ये कब भूकंप कब आया था, यहाँ की घटना कब हुई थी, इस प्रकार से। तो इसने एक बॉक्स बना रखा है, उत्तराखंड में जो प्रमुख भूकंप है उसमें 1803 वाले का बहुत बड़ा नाम आता है, हमेशा क्वेश्चन आता है। 1803 का जो भूकंप था 1 सितंबर गढ़वाल में आया था, जो बद्रीनाथ लिखा है इसने, 9 रिएक्टर स्केल पे नापा गया था, ठीक है। इस चार्ट में अगर आपकी बुक में होगा तो यहाँ पे एक चार्ट बना रखा है, अगर देखना आप लोग तो ये 2nd नंबर पे दिया है, ये क्वेश्चन आता है आपका। और आप इसके अलावा एक कौन सा देख लेना, धारचूला वाला देख लेना 1980 का, एक उत्तरकाशी का देखना 1991 का, जो कि लास्ट से चेक करना। उत्तरकाशी वाला 1991 भी ध्यान रखना है, धारचूला 1980 याद रखना है। बाकी पहले जो बड़े पैमाने पे आए हैं 9 और 8 वाले, उसको ध्यान रखना, बाकी नहीं पूछेगा बीच से, ठीक है। अब देखो हिमखंडों का गिनना, जो इसने प्राकृतिक आपदाएं दे, वन आग नहीं दे रखी है, वनों में आग लगना, पढ़ने वाली चीज है, बाढ़ है, भूकंप है, ये सब तो पढ़ने वाली चीज है ना, ऐसा पेपर में आता नहीं, एक हाईलाइट मार जाना ऊपर ऊपर ही। 5 भूकंपीय क्षेत्रों में उत्तराखंड को, मतलब भारत को बांटा गया है, उसमें से उत्तराखंड के अंदर जोन 5 और जोन 4 आते हैं। तो आपको उत्तराखंड के अंदर जो जोन 5 है, कौन सा इलाका जोन 5 में आता है और कौन सा इलाका जोन 4 में आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कभी क्वेश्चन पूछ जाए भूकंपीय क्षेत्र की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा इलाका जोन 5 में है, कौन सा जोन 4 में, इसको वहां बेहोश मत होके आ जाना, इसको याद रखना, ठीक है। बाकी वो बांटा गया है 5 से कम तीव्रता वाले, 5 4 से कम तीव्रता, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक। भूस्खलन वगैरह सब पढ़ने वाली चीजें। अब सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा दे रखी है इसने, यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, ध्यान से देखो। जो सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा है 16 से 17 जून 2013 वाली केदारनाथ आपदा थी, किस नदी पे उसमें प्रभाव पड़ा था, इसको पढ़ोगे। मंदाकिनी वगैरह, चौराबाड़ी ग्लेशियर के टूट जाने से उसका नाम गांधी सरोवर नाम है। और उसके अलावा ऑपरेशन सूर्य होप इन लोगों ने चलाया था, केदारनाथ आपदा से राहत कार्य का जो चलाया गया था, ये सब पढ़ने वाली है। डेटा मत पढ़ना, इतने गांव ये हुए थे, इतने लोग मरे थे, ऐसा कुछ नहीं आता है। केदारनाथ आपदा किस नदी पे कब आई थी, किस ऑपरेशन को चलाया था, कौन सी जो चौराबाड़ी झील है कौन सा उसको नुकसान हुआ था, किससे डैमेज हुआ था, इस प्रकार से इसको चीजें देखनी है और कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपदा के मूल कारण दे रहा है, थ्योरेटिकल चैप्टर है ना, लिखने वाला चैप्टर है, कोई आपका एग्जाम में ऐसे थोड़ा ना पूछता है बाढ़ बढ़ता शहरीकरण ये वो, ऐसा क्वेश्चन कहीं नहीं पूछेगा पेपर में, ठीक है। समस्या का समाधान कह रहा है कि इस बढ़ते आपदा का समस्या का क्या समाधान हो सकता है, ऐसा भी नहीं पूछता है। अब लास्ट दे रहा है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन वाली जो चीजें हैं, हमने किस देश से आपदा प्रबंधन का मॉडल लिया है, लिखा है उसने ऑस्ट्रेलिया से हम लोग ने आपदा प्रबंधन का मॉडल लिया, ये आप लोग याद रखना। और इसके अलावा ऊपर देख रहा है जागरूकता हेतु भूकंप संबंधी फील्ड में डांडी कांटी की गोदमा के प्रदर्शन के अलावा आपदा प्रबंधन नामक त्रैमासिक पत्रिका चल रही है। ये सब पढ़ने वाली चीजें पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक आप लोग ये देखना एसडीआरएफ जो बनाया गया है 21 जुलाई 2013 को राज्य सरकार ने एनडीआरएफ की तर्ज पे एसडीआरएफ के गठन को मंजूरी दी, ये देखना है, ठीक है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स, तो ये 2013 को इसके गठन को मंजूरी दे रखी है। और बाकी 1 जुलाई 2006 से राज्य सरकार ने नदी तटों पर इतने के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी, ऐसा कुछ नहीं पूछता है। लास्ट पॉइंट है राज्य आपदा प्रबंधन योजना, जुलाई 2013 में एक 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन समिति बनाई गई थी, ये बना रखा है, ठीक है। अब पूरा चैप्टर इतना ही आपका, इसमें जो है ज्यादातर है थ्योरेटिकल चैप्टर, ये इस प्रकार की थ्योरी पेपर में आती नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है। देखना ये चैप्टर है ग्लेशियर, यहाँ के प्रमुख दर्रे, यहाँ के प्रमुख आपदाएं जो हुई थी यहाँ पे, जो इंपोर्टेंट मैंने बताई है आपको, और उत्तराखंड का जो भौगोलिक क्षेत्र है, ये सब चीजें आपको देखनी है, इससे अलावा आपका कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपकी जो सेशन है ये समझ आया होगा, उसके बाद हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास पे, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।